हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार और आप देख रहे हैं आर.के. साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आज फिर से मैं आपके बीच उपस्थित हूं संविधान के विषय को लेकर। और जैसे कि आप जानते हैं कि संविधान में अभी हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में अभी तक जो हमने अध्ययन किया है उस सभी अध्ययन को यदि आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। मैं वहां पर संविधान के वीडियो बनाया हूं। आज जो दोस्तों हम आपके बीच बने हैं वो आपके बीच हम राष्ट्रपति के न्यायिक, वित्तीय, सैन्य और कूटनीतिक शक्तियों को लेकर उपस्थित हूं। तो चलिए हम और आप मिलकर के आज राष्ट्रपति के इन शक्तियों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियाँ। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि हमारे सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका में जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय आते हैं। साथ ही जब से ग्राम पंचायत अपने रूप में आई है तब से ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी भी कार्य कर रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ग्राम कचहरी में भी बहुत अच्छा न्याय मिलता है। ग्राम कचहरी के बारे में फिर कभी हम चर्चा करेंगे। हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों को सिर्फ नियुक्त नहीं करते हैं बल्कि उसको शपथ भी दिलाते हैं। अब आप कहिएगा कि हमारे संविधान में क्या प्रोविजन है। दोस्तों, हमारे संविधान में स्पष्ट प्रोविजन है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का नियुक्ति करेंगे और साथ में शपथ भी दिलाएंगे। लेकिन व्यवहार में क्या होता है? व्यवहार में यह होता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं और अन्य जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। तो इस तरह से ऐसा प्रचलन बन गया है। इसीलिए ऐसा है, जबकि राष्ट्रपति को ही सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को शपथ भी दिलाना है, ऐसा हमारा संविधान कहता है। इसके बाद आइए दोस्तों, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, जबकि उसको शपथ दिलाने के काम उस संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों का स्थानांतरण तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण नहीं होता है, क्योंकि आपको तो पता होना चाहिए कि हमारे देश में सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है। तो जब एक ही सुप्रीम कोर्ट है तो न्यायाधीश और कहाँ जाएंगे? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर नहीं होता है। जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सिफारिश करते हैं न्यायाधीशों के ट्रांसफर करने के लिए, तब राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरित करते हैं। तो इन बातों की जानकारी आप लोगों को जरूर होना चाहिए। राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियों को देखने के लिए आपको अनुच्छेद 72 को भी देखना पड़ेगा।
और अनुच्छेद 72 को समझने के लिए कुछ हमारे न्यायिक संरचना को देखना होगा। न्यायालय की जो बनावट है वो इस प्रकार है: जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय। अब मान लीजिए कि जिला न्यायालय किसी को कोई सजा सुनाए और उसे लगता है कोर्ट ने ठीक से न्याय नहीं दिया है, तो वे उसके विरुद्ध अपील करते हैं उच्च न्यायालय में। और यदि उच्च न्यायालय उसके सजा को बरकरार रखते हैं तो फिर वह व्यक्ति अपील करते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। और मान लीजिए दोस्तों, यदि सर्वोच्च न्यायालय भी उसके सजा को बरकरार रखते हैं तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे दोस्तों? ऐसी स्थिति में वह जो है वो राष्ट्रपति के पास क्षमा याचिका प्रस्तुत करते हैं। क्षमा याचिका प्रस्तुत करते हैं। और जब क्षमा याचिका राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति 4 कार्य कर सकते हैं। या तो माफ कर देंगे, या स्थगित करेंगे, या कम करेंगे, या प्रकृति को बदलेंगे। सजा को माफ कर सकते हैं, यानी पूरे तरह से माफ कर सकते हैं, या सजा को स्थगित कर सकते हैं। अब मान के चलिए दोस्तों, कोई महिला है जो गर्भवती है और उसे फांसी की सजा दे दी गई है। तो यदि उस महिला को फांसी दे दी जाती है तो उस महिला के साथ साथ उस बच्चे का भी मौत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति चाहे तो सजा को कुछ दिनों के लिए क्या कर सकते हैं? स्थगित कर सकते हैं। सजा को कम कर सकते हैं। कम करने का अर्थ हुआ कि यदि किसी को आजीवन कारावास की सजा मिली है तो उसे घटाकर 14 साल 10 साल कर सकते हैं, या सजा की प्रकृति को बदल सकते हैं। अब यहां पर आपको समझना यह है कि सजा को कम करना और सजा की प्रकृति को बदल देना दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों में समानता भी है। कम करने का अर्थ यह हुआ कि यदि किसी को 20 साल का सजा मिला है तो 18 कर देंगे, 14 कर देंगे, 10 कर देंगे। लेकिन प्रकृति चेंज कर देने का अर्थ यह हुआ कि यदि किसी को मौत की सजा मिला है तो उसे उम्र कैद का सजा कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये जो हुआ सजा के प्रकृति को बदल देना। लेकिन मान लीजिए कि यदि राष्ट्रपति भी उसके सजा को बरकरार रखते हैं, माफ नहीं करते हैं, तो फिर क्या हो सकता है दोस्तों? यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर फिर से न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने 2012 में घटी हुई एक घटना के बारे में जानते होंगे। 2012 ईस्वी में दिल्ली में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई थी जिसे निर्भया कांड के नाम से हम लोग जानते हैं। निर्भया कांड में अभी हाल ही में 4 दोषियों को फांसी की सजा दी गई। और आप लोग देखे होंगे कि उनके फांसी की सजा को कई बार टाला गया। और आप यह भी देखे होंगे कि राष्ट्रपति के पास जो दया याचिका गया था, और राष्ट्रपति जब दया याचिका को खारिज कर दिए उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में फिर से क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया गया। यानी ऐसा प्रावधान है कि राष्ट्रपति जब दया याचिका को खारिज कर दे तो जो प्रभावित व्यक्ति हैं वो न्यायालय में फिर से मुकदमा दायर कर सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है। दोस्तों आपको बहुत अच्छे ढंग से याद होगा
हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का हत्या हो गया था और राजीव गांधी की हत्या करने वाले हत्यारों को निचली अदालत उसे मौत का सजा सुनाया। मद्रास हाईकोर्ट ने उस सजा को बरकरार रखा। संबंधित व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील करते हैं, उच्च न्यायालय भी उसके मौत के सजा को बरकरार रखा। उसके बाद संबंधित व्यक्ति राष्ट्रपति के पास क्षमा याचिका प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रपति भी उसके सजा को बरकरार रखा। लेकिन फिर भी दोस्तों उसको फांसी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उसे फांसी इसलिए नहीं हुई कि राष्ट्रपति महोदय उस क्षमा याचिका पर अपना निर्णय काफी देर से दिया। उस व्यक्ति को क्षमा करे या न करे इसके निर्णय लेने में राष्ट्रपति महोदय को 7 साल लग गया था और तब तक जिसे सजा दिया गया था वह व्यक्ति 20 से 22 साल तक कैद थे। ऐसी स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों के वकील फिर से मद्रास हाईकोर्ट में अपील किया और उस अपील में हमारे संविधान के अनुच्छेद 20 का हवाला देते हुए कहा कि यदि इस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है तो यह अनुच्छेद 20 का उल्लंघन है। तो दोस्तों यहां पर यह भी जानना चाहिए कि अनुच्छेद 20 क्या कहता है। अनुच्छेद 20 कहता है कि एक अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को एक ही सजा दी जा सकती है। संबंधित व्यक्तियों के वकील ने हाई कोर्ट में इस बात को रखने में सफल रहा कि इन व्यक्तियों को एक अपराध के लिए कई सजा मिल चुका है। क्या क्या सजा मिल चुका है? पहली सजा तो यह मिल चुका है कि यह व्यक्ति लगभग 20 से 22 साल जेल में गुजार दिया। दूसरी सजा तो यह मिला कि इन व्यक्तियों को जो मौत का सजा दिया गया तब से लेकर के आज तक मानसिक रूप से फांसी की सजा को लेकर के अंदर ही अंदर घुट रहे थे। और तीसरी सजा इनको यह मिला कि अभी इनको फांसी दी जाएगी। तो इस तरह से एक अपराध के लिए 3 सजा इन लोगों को मिल रहा है। और दोस्तों इसी आधार पर उसे फांसी नहीं दी गई। अब आप यहां पर यह कहेंगे कि क्या यदि राष्ट्रपति के पास दया याचिका जाती है तो राष्ट्रपति उस दया याचिका को कब तक डिस्पोजल कर देंगे, इसका कोई टाइम लिमिट है क्या? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान में इस तरह के टाइम बाउंडेशन नहीं है। दया याचिका के मामला में जिस तरह से राष्ट्रपति को अधिकार है उसी तरह से राज्य में राज्यपाल को भी अधिकार है। अक्सर ऐसा कह दिया जाता है कि राज्यपाल को दया याचिका के संबंध में कोई शक्तियां प्राप्त नहीं है और यह कहना बिल्कुल गलत है। जिस तरह से राष्ट्रपति को क्षमा याचिका में 4 तरह से शक्तियां प्राप्त है उसी तरह से राज्य में राज्यपाल को भी शक्तियां प्राप्त है, लेकिन थोड़ा सा कम शक्ति प्राप्त। अब आप कहिएगा क्या कम प्राप्त है? दोस्तों जब राज्यपाल के पास क्षमा याचिका आता है तो राज्यपाल सिर्फ एक कार्य नहीं कर सकते हैं और वह है सजा को पूर्ण रूप से माफ करना। यानी कि सजा को पूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकते हैं। बाकी सारी शक्तियां जैसे राष्ट्रपति को प्राप्त है उसी तरह से राज्य में राज्यपाल को प्राप्त है। यानी कि राज्यपाल जो है वो सजा को स्थगित कर सकते हैं
कम कर सकते हैं या सजा के प्रकृति को बदल सकते हैं। लेकिन ये सभी कार्य जिस तरह से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं, उसी तरह से राज्य में राज्यपाल जो हैं वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह से करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति की क्या न्यायिक शक्तियां हैं। अब हम लोग राष्ट्रपति के वित्तीय शक्तियों की बात कर लेते हैं। तो वित्तीय शक्ति में जब हम लोग देखेंगे तो कई मामले में राष्ट्रपति को वित्तीय शक्ति प्राप्त है, जैसे कि धन विधेयक के मामले में। कोई भी धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित हो सकते हैं, राज्यसभा में प्रस्तावित हो ही नहीं सकते हैं। और लोकसभा में भी प्रस्तावित करने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना पड़ता है। अब आप यह कह सकते हैं कि धन विधेयक किसे कहते हैं। दोस्तों, आय और व्यय से संबंधित कोई विधेयक हो, कोई नए प्रकार का कर लगाना हो, या कोई कर पहले से लगा है और उस कर को हटाना हो, इससे संबंधित किसी भी प्रकार के विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। और कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। ये लोकसभा अध्यक्ष के विशेषाधिकार है। तो जब हम लोग लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा अध्यक्ष के शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, तब हम वहां पर भी धन विधेयक की बात करेंगे। और धन विधेयक की बात हम लोग उस समय भी करेंगे जब मुख्य रूप से हम लोग विधेयक के बारे में पढ़ेंगे। यदि लोकसभा पास कर देती है धन विधेयक को और राज्यसभा भी पास कर देती है, तो फिर से राष्ट्रपति के पास धन विधेयक जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक की मंजूरी निश्चित ही देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते। धन विधेयक के मामले में और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को अपना स्वीकृति देना ही पड़ता है। और इसलिए देना पड़ता है कि राष्ट्रपति के स्वीकृति से ही यह विधेयक पारित होता है। हम और आप जो देश के नागरिक हैं और हम आप कर देते हैं, टैक्स देते हैं, वह जो टैक्स है दोस्तों, वह सारा का सारा टैक्स कहाँ जमा होता है? संचित निधि में जमा होता है। और यहां पर आपको निधि भी जानना चाहिए। निधि 3 प्रकार के होते हैं: संचित निधि, लोक निधि और आकस्मिक निधि। आपको जानना चाहिए कि संचित निधि से संसद के स्वीकृति के बिना खर्च सरकार नहीं कर सकती है। और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि संसद का बैठक हमेशा नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में यदि सरकार को पैसे की जरूरत हो जाए तो सरकार कहां से खर्च करेगी? तो दोस्तों, आपको जानना चाहिए वो है आकस्मिक निधि। और आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है, यानी कि राष्ट्रपति ही आकस्मिक निधि से सरकार को पैसे खर्च करने के लिए दे सकते हैं। वित्तीय शक्तियों में यदि तीसरी शक्ति को देखें तो आपको उन शक्तियों को देखने से पहले जानना चाहिए कि सरकार जो हमसे टैक्स वसूली करती है, उस टैक्स का अधिकांश हिस्सा केंद्र सरकार के पास जमा होता है। और उस टैक्स में से किस राज्य को कितना देना है, किस राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा, इसका निर्धारण वित्त आयोग करती है। और दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। और इस अनुच्छेद में स्पष्ट लिखा गया है कि वित्त आयोग का निर्माण
राष्ट्रपति करेंगे। अभी आपको जानना चाहिए 15वां वित्त आयोग कार्य कर रही है और 15वां वित्त आयोग अपना सिफारिश भी दे चुकी है। उस वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार को जो भी टैक्स आया होगा उस टैक्स का वितरण राज्यों में किया जाएगा। तो वित्त आयोग का निर्माण करना, गठन करना भी राष्ट्रपति का कार्य है। अब हम लोग राष्ट्रपति के सैन्य शक्तियों की बात करते हैं। तो दोस्तों, सैन्य शक्तियों के बारे में बात करने से पहले आपको जानना होगा अनुच्छेद 53 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेना के प्रधान होते हैं। जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेना के प्रधान राष्ट्रपति को माना जाता है और राष्ट्रपति तीनों सेना के प्रधान को नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति के आज्ञा से ही युद्ध की घोषणा हो सकती है या राष्ट्रपति की आज्ञा से ही युद्ध स्थगित हो सकते हैं। तो यह जो अधिकार है इसी को हम लोग राष्ट्रपति के सैन्य शक्तियां कहते हैं। अब हम लोग राष्ट्रपति के कूटनीतिक शक्तियों की बात करें। दोस्तों, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां, किसी देश से समझौता करना है, किसी देश को कुछ देना है या किसी देश से कुछ लेना है, किसी भी तरह के वैदेशिक संबंध बनाने के लिए जो कार्य होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करना, किसी देश में भारत के राजदूत को भेजना, भारत के उच्चायुक्त को भेजना, ये सब सारी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। लेकिन इन तमाम कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद का सलाह लेना अनिवार्य है। अब हम लोग दोस्तों थोड़ा सा बात राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों की कर लेते हैं। राष्ट्रपति को 3 तरह के आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। हम इन शक्तियों को विस्तार से जानने के लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे। उसमें हम लोग यह जानेंगे कि आपातकालीन शक्तियां किस स्थिति में लगाई जाती है, उसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, यदि लग गई तो कैसे समाप्त होगा। यदि आप इन चीज़ों को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा बात आज हम लोग कर लेते हैं। हमारे संविधान के 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों की बात की गई है। राष्ट्रपति 3 तरह के आपातकाल लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और द्वितीय आपातकाल अनुच्छेद 360। तो 3 तरह के आपातकालीन शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां का अध्ययन किया। आप लोगों को मेरे साथ पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।